तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन और इसके साथ ही आर्कटिक टुंड्रा दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अंटार्कटिक और आर्कटिक को कंपेयर किया है, दोनों को एक दूसरे के सामने रखकर तुलना की है। तो एक बार जरूर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। उसके साथ ही हमने एक दूसरे वीडियो में नेशनल पार्क वर्सेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस बायोस्फीयर रिजर्व को भी साथ में कंपेयर किया, तो एक बार उन दोनों वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आज के इस वीडियो में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और आर्कटिक टुंड्रा के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा को कंपेयर करें, एक दूसरे के सापेक्ष में रख कर देखें, उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि क्या होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा को समझने से पहले ये जरूरी कि हम समझ लें बायोम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोम क्या है। ठीक है, अगर बायोम समझ में आ जाएगा तो फिर ये आसानी हो जाएगी हमको समझने में उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि बायोम क्या होता है। तो देखिए बायोम क्या होता है। तो बायोम एक प्रकार का स्पेसिफिक जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन वाला एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो बायोम क्या है? बायोम एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिस क्षेत्र की एक स्पेसिफिक जलवायु पाई जाती है, या वहाँ पर एक स्पेसिफिक वनस्पति पाई जाती है, या वहाँ पर पशु जीवन पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोम। ठीक है, अब बायोम को समझने के उद्देश्य से इन बायोमों को पूरी पृथ्वी पर जो पाया जाता है उन्हें 5 प्रकार के बायोम में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला बायोम अगर देखें तो पहला बायोम हमारा है इसमें इक्वेटिक बायोम। ठीक है, इक्वेटिक बायोम या जली बायोम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जली बायोम। दूसरा जो मुख्य कैटेगरी है बायोम की, वो दूसरी कैटेगरी है ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड कैटेगरी। इसी के अंदर तीसरा जो बायोम बनाया गया है वो है हमारा फॉरेस्ट बायोम। ठीक है, फॉरेस्ट कैटेगरी। और इसी के साथ जो हमारा फोर्थ बायोम बनाया गया है, फोर्थ है हमारा डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान बायोम। और जो हमारा 5वां बायोम मुख्य कैटेगरी है बायोम की, 5वीं जो है वो है हमारी टुंड्रा। ठीक है, अब ये 5 मेन कैटेगरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बायोम होते हैं जो इन्हीं की सब कैटेगरी में अंडर में आते हैं। ठीक है, इन्हीं की सब कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि इक्वेटिक बायोम है, तो इक्वेटिक में आपका मरीन बायोम भी कवर हो जाएगा और फ्रेश वाटर का जो बायोम होगा, दोनों आ जाएंगे। उसी तरह जो हमारा ग्रासलैंड होता है, इसमें आपको सवाना के मैदान, सवाना। ठीक है, इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे सवाना क्या होते हैं। सवाना के साथ इसमें एक दूसरा प्रकार की भी सब कैटेगरी है जो कि होती है हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, क्या होती है? टेम्परेट या समशीतोष्ण ग्रासलैंड। ठीक है, इसी तरह हमारी जो तीसरी कैटेगरी फॉरेस्ट, ये हमारी मेन कैटेगरी। इसके अंडर में भी हमारे कई सब कैटेगरियां आती हैं, जिसमें से हमारी पहली हो गई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, जिनके बारे में आज हम जानेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसी के साथ दूसरी हमारी क्या होगी? टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह इसकी 2 कैटेगरी। इसमें हमारा जो डेजर्ट होगा रेगिस्तान, इसमें रेगिस्तानी बायोम को कवर किया जाता है। और 5वां हमारा है टुंड्रा, जिसके बारे में भी हम आज देखेंगे। टुंड्रा में भी हमारे 2 तरह के बायोम आप आ सकते हैं। इसमें जो पहला बायोम होता है वो हमारा हो गया आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा। और इसके साथ इसमें जो दूसरा बायोम हमारा कवर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्पाइन। ठीक है, एल्पाइन टुंड्रा। तो ये बायोम समझ में आ गया होगा। बायोम क्या होता है? बायोम एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन पाया जाता है। तो इन्हीं कैटेगरी में जो हमारी कैटेगरी 3 है जो कि फॉरेस्ट है, इसी में एक हमारा आता है जो सब कैटेगरी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आज हम इस वीडियो में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। और जो हमारा दूसरी होगा जिसके साथ हम तुलना करेंगे वो होगा हमारा आर्कटिक टुंड्रा बायोम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बायोम, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किन 2 बायोम को आज कंपेयर करेंगे, एक साथ देखेंगे। तो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और दूसरा हमारा आर्कटिक टुंड्रा को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने जितना अभी ये सब देखा, इससे क्या समझ में आता है? तो इससे पता चलता है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और आर्कटिक टुंड्रा बायोम है, ये पृथ्वी के 2 सबसे विशिष्ट और विपरीत परिस्थितियों वाले तंत्र हैं।
प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं जिनमें अद्वितीय जलवायु, जैव विविधता और परिदृश्य लैंडस्केप शामिल है। ठीक है, तो हम उन्हीं दो बायोम को कंपेयर करो जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसमें से जैसे कि हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये रेन फॉरेस्ट यानी कि यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी, तरह तरह की जीव जंतु देखने को मिलेंगे, कई तरह की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जबकि इसके अब उल्टा अपोजिट आर्कटिक में क्या होगा, यहाँ पर बहुत कम बारिश होगी, कठोर मौसम परिस्थितियां होंगी, जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुत कम प्रजातियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं और आर्कटिक टुंड्रा कहाँ पाई जाती है, तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इनकी बात करें तो ये भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं। ये वन हरे भरे, घने व जीवन से भरपूर होते हैं। जबकि दूसरी ओर जो आर्कटिक टुंड्रा है वो ध्रुवों के पास स्थित है, जहाँ जलवायु कठोर, ठंडी और लंबी सर्दी वाली रातें होती हैं। इनकी लोकेशन हम मैप के थ्रू भी देखेंगे। तो देखते हैं इनकी सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन में अगर आप ऊपर वाले मैप को देखें सबसे पहले, ये है हमारे, इसमें देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वो आमतौर पर भूमध्य रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं। ठीक है, साउथ में मिलते हैं। वे उष्णकटिबंधीय वन बायोम का एक उप समूह है जो लगभग 28 डिग्री अक्षांशों के भीतर पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जो भूमध्य रेखा है हमारी, जो बीच से जा रही है, ठीक है, तो उसके जो दोनों तरफ क्या होगा, 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में आपको ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो हरा पोर्शन देख रहे हो, यही हमारे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, तो इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा ये मानक भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये हमारा क्या है, 20 डिग्री है, ये है 0 डिग्री, और यही हमारी क्या है, भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा ये जा रही, इस भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेन तो ये होगा। अब ये जो है ना, इसके अलावा 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री के आसपास साउथ में, ये सब पूरा मिलके क्या बनाता है, एक पूरा बायोम बनाता है। क्या मिलता है, ये बायोम। सॉरी, 20 तो यहाँ से हो गया, तो 28 करीब हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये सब पूरा मिलकर 28 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, और इसी तरह हमारा 28-20 ये तो 28 डिग्री ये हो गया। ठीक है, ये पूरा जो बीच का एरिया ये हमारा क्या है, पूरा बायोम है। कौन सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, तो मैप लोकेशन समझ में आ गई होगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि आर्कटिक जो है हमारा, आर्कटिक के टुंड्रा, उसकी लोकेशन क्या है। तो अब इसमें नीचे वाले मैप में देखिए, ये है हमारा आर्कटिक टुंड्रा। कहाँ दिख रहा है आपको, पोलर क्षेत्र में। ठीक है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ध्रुवीय हमारे कहाँ, सबसे ऊपर नॉर्थ में या फिर साउथ में। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा आर्कटिक का बायोम है, ये हो गया। ठीक है, ये पूरा ये हमारा क्या है, आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा बायोम पाया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारी एक चीज और हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा लास्ट होगा, और उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट चलेंगे डिफरेंस के बीच में, यानी या कंपेयर करेंगे हम रेन फॉरेस्ट और आर्कटिक टुंड्रा को। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं लेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट। ठीक है, लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो जो रेन फॉरेस्ट का बायोम होता है, ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट का बायोम होता है, उसमें आपको 4 तरह के लेयर देखने को मिलेंगे। एक होगी हमारी इमर्जेंट लेयर, एक होगी कैनोपी लेयर, और एक होगी अंडर स्टोरी लेयर, और लास्ट जो होगी फॉरेस्ट फ्लोर होगा। ठीक है, तो ये पूरा ये जो 4 लेयर हैं, ये चारों लेयर मिलके क्या बनाती है, हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बायोम। ठीक है, या उसका पूरा एरिया क्षेत्र। तो जब हम सबसे पहले बात करें, अगर इधर से चलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर से, सबसे पहले जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम बात कर चुके, ये क्या होते हैं, घने, एक तरह के घने जंगल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष बारिश होती रहती है। इस वजह से यहाँ पर ग्रीनरी आपको खूब देखने को मिलती है, जिसके कारण तरह तरह की वनस्पतियां, जीव जंतु आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी में जो सबसे नीचे लेयर आपको देखने को मिलेगी जंगलों में, फॉरेस्ट में, वो होगा फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, जंगल का फर्श या धरातल। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ डार्केस्ट अंधेरा सबसे ज्यादा, क्योंकि अब ये पूरा इतना क्या घना होता है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इस वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, डार्क होता है। ह्यूमिड, हमेशा यहाँ पर आर्द्रता होती है। क्यों, क्योंकि बारिश होती है और बारिश का पानी इन पेड़ों के द्वारा नीचे तक टपकता रहता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ह्यूमिड होती है। और होस्ट इंसेक्ट एंड जायंट एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो होस्ट करता है किसको, कीड़े मकोड़ों को, और जायंट एनिमल जो बड़े, आप ये देख सकते हो, ये हमारी क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर है। ये जो झाड़ियां, ठीक है, इनमें आपको बड़े बड़े जानवर आपको देखने को मिलेंगे और कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि सबसे नीचे होता है।
अब इसके बाद जो अगली लेयर आती है वो होती है अंडर स्टोरी लेयर, ठीक है, अंडर स्टोरी लेयर। इसमें क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ यंग हर्ब एंड बुशेस। तो इस लेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है, झाड़ियाँ, हर्ब, श्रब और बुशेस देखने को मिलेंगी, ये वाला एरिया, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट जो फ्लोर है उसके ऊपर और कैनोपी लेयर से नीचे वाला ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर आपको पेड़ पौधों की झाड़ियाँ और श्रब, बुशेस आदि देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड लेयर। इसके जस्ट ऊपर होती है हमारी जो थर्ड लेयर है, कैनोपी लेयर, ठीक है। ये लेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्या होती है, छतरी नुमा होती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये सब क्या होगी, पूरी छतरी नुमा कवर कर लेता है। ये थिकेस्ट लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर डेट होस्ट मोस्ट फ्लोरा एंड फाउना। तो ये जो लेयर होती है यही सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फाउना को होस्ट करती है, ठीक है। तो इसका जो नाम ही कैनोपी लेयर समझ में आया, छतरी लेयर, यानी कि ये क्या छाते की तरह पूरा कवर कर लेता है नीचे वाली जड़ी बूटी, नीचे वाले पेड़ पौधों को, ठीक है, पूरी तरह से ये ढक लेता है। तो ये हो गई हमारी कैनोपी लेयर। और इसके बाद जो सबसे टॉप की लेयर होती है वो होती है इमर्जेंट लेयर। ये थोड़ा सा कम देखने को मिलती है क्योंकि इसमें जो कुछ ही पौधे होते हैं जो बहुत ज्यादा टालिस्ट भी देखने को मिलेंगे, सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट, नॉन एनिमल लिव हियर। अब इतने ऊंचे तो यहाँ कोई जानवर तो रहेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पक्षी, कीड़े मकोड़े जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो इमर्जेंट लेयर होती है ये सबसे ऊंचाई पर होती है और ये कम होती है मात्रा में। जैसे देखो ना, ये कैनोपी तो कितने सारे पेड़ यहाँ पूरा पूरा ढक लेता है ये पूरा, जबकि जो इमर्जेंट लेयर है उसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर आपको पेड़ दिखेगा। तो यहाँ पे विरलता होती है इन पेड़ों की, ठीक है। तो ये है हमारी इमर्जेंट लेयर। तो ये थी हमारी लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट बायोम की, ठीक। इसी तरह अब हम लोग देखेंगे आर्कटिक टुंड्रा का जो बायोम है उसके बारे में, ठीक है। अब इस वाले चित्र में आ जाइए, इसमें देखेंगे हम लोग आर्कटिक टुंड्रा का बायोम क्या होता है, ठीक है। तो आर्कटिक टुंड्रा जैसे हमने बात किया कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या जीव जंतु भी पाए जाते हैं, लेकिन वो पाए जाते हैं जो यहाँ के हिसाब से, यहाँ के मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल चुके हैं, वही केवल यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर हमने बात किया कि ये आर्कटिक क्षेत्र, तो यहाँ क्या है, आपको बर्फ देखने को मिलेगी, ध्रुवीय क्षेत्र है हमारे यहाँ, हमेशा क्या होगी, बर्फ मिलेगी आपको। तो यहाँ पे जो ग्राउंड होता है उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया हमारा ग्राउंड सरफेस, जो सबसे ऊपर परत है ग्राउंड सरफेस, उसके बाद होगी हमारी एक्टिव लेयर, इसके बाद होगी हमारी परमाफ्रॉस्ट, या इसको जिसको हिंदी में हम लोग स्थायी तुषार भी बोलते हैं, ठीक है, तुषार, स्थायी तुषार भी बोलते हैं। और सबसे जो नीचे होगी वो होगी हमारी अनफ्रोजन ग्राउंड, ठीक है। तो अब देखो, इसमें इन चारों लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी परमाफ्रॉस्ट लेयर ही होती है, ठीक है। तो हम इनमें इन सारी चार लेयर को वन बाय वन कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राउंड सरफेस को। इसको ग्राउंड सरफेस क्या होता है, ये एक्सपोज होता है टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। तो ये जो सबसे ऊपर की परत होती है, ये जो सीजनल का टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालती रहती है। जब गर्मी आएगी तो इसका जो बर्फ होगी पिघल जाएगी, या पिघलने लगी, सर्दी आएगी तो दोबारा से इसमें बर्फ जमा हो जाएगी, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे। तो ये क्या होती है, ये सीजनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वेरिएशन रखती है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस। तो इसके बाद हमारी जो दूसरी लेयर होती है वो होती है एक्टिव लेयर। तो जो एक्टिव लेयर होती है, ये लेयर क्या होती है, परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौसमी रूप से पिघली हुई परत होती है, ठीक है। जब मौसम गर्मी का मौसम आता है तो जो यहाँ की बर्फ होती है वो क्या होती है, पिघल जाती है, ठीक है। तो ये परमाफ्रॉस्ट के जस्ट ऊपर पाई जाती है। अब हमारी जो तीसरी परत है वो हमारी परमाफ्रॉस्ट। तो इस लेयर में क्या होता है कि ये जो स्थल होता है, ठीक है, ये जो भूमि की जमीन, ये स्थल है, ये 2 साल से अधिक तक क्या होता है, जमा रहता है। ऐसे स्थलों को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, जो लगातार 2 सालों तक जमा रहे। तो परमाफ्रॉस्ट ऐसी धरती या ऐसी जमीन को बोलते हैं, लैंड को बोलते हैं, जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी के जमने के तापमान से कम तापमान पर रहती है। यानी कि ये जो परमाफ्रॉस्ट वाला लैंड होता है, ये क्या होता है, हमेशा जमा रहता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, जो हमेशा क्या होती है, जो हमेशा की जमी हुई होती है। और सबसे नीचे जो आता है हमारा लेयर होती है अनफ्रोजन ग्राउंड, ठीक है। अनफ्रोजन ग्राउंड क्या होता है, ये लेयर होती है और ये हमेशा जो जमने का पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसके हमेशा ऊपर होती है। यानी कि ये जो एरिया होता है वो कभी भी जमा हुआ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये हमेशा क्या है, पिघले हुए रूप में रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर रहता है। अब ये जो क्षेत्र है, ये जो लैंड है, ये हमेशा क्यों अनफ्रोजन रहता है, क्योंकि यहाँ पे जियोथर्मल हीट मिलती रहती है, ठीक है। जियोथर्मल हीट की वजह से ये जो क्षेत्र होता है, ये जो एरिया स्थल है, ये हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्कटिक टुंड्रा का बायोम या वहाँ की पाई जाने वाली लैंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया दोनों को, रेन फॉरेस्ट और आर्कटिक टुंड्रा के बायोम के बारे में।
अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो डिफरेंस में कवर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डिफरेंस से। तो पहला जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे इनकी क्लाइमेट या जलवायु को लेकर, कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तापमान की बात करें तो यहाँ साल भर क्या रहता है, गर्म रहता है। आमतौर पर कैसा रहता है, गर्म रहता है, और टेम्परेचर कितना रहता है, 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। और वर्षा की बात करें तो जैसे मैंने शुरुआत में बात किया था कि यहाँ पर क्या होती है, उच्च वर्षा होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, करीब साल में करीब 1750 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश यहाँ पे हो जाती है और लगातार होती रहती है, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, हमारा अमेज़न के जो जंगल है हमारे, ठीक है। अब इसी के अपोजिट अगर हम आर्कटिक टुंड्रा की बात करें तो आर्कटिक टुंड्रा में जो तापमान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ बहुत ठंड होती है। तो ठंड होती है, यहाँ का जो तापमान होगा वो अक्सर क्या होता है, शून्य से नीचे चला जाता है। कितना चला जाता है, -34 डिग्री सेल्सियस से लेके 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरिएट करता है, ठीक है। तो ये हो गया तापमान। इसी तरह अगर बारिश की बात करें, वर्षा की बात करें, तो यहाँ बारिश ना के बराबर होती है, यानी कि बहुत कम बारिश होती है। और कितनी बारिश होती है, 250 मिलीमीटर से भी कम होती है। जबकि हमारा ये जो यहाँ थे ट्रॉपिकल रेंज में, यहाँ के दिन 1750 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती थी, ठीक है। और यहाँ पर जो जहाँ पर जो बारिश होती है वो भी क्या होती है, बर्फ के रूप में गिरती है, ठीक है। बर्फ के रूप में यहाँ पे बारिश होती है। तो पहला डिफरेंस जलवायु से रिलेटेड समझ में आ गया होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और आर्कटिक टुंड्रा का। चलते हैं दूसरे डिफरेंस की ओर। तो दूसरा जो डिफरेंस है हम इस जैव विविधता को लेकर है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर है। देखेंगे अब इनकी दोनों में कैसी जैव विविधता पाई जाती है। तो अगर उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ वनस्पति में आपको घने विविध वनस्पति जिसमें विशाल वृक्ष, झाड़ियां और पौधे प्रजातियां शामिल है देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने इससे पहले भी स्लाइड में देखा था कि यहाँ पर क्या था, विविध प्रकार के पेड़ मिल रहे थे, जो हमने 4 लेयर कवर की थी, ठीक है। कवर की तो उसमें घने वन मिलेंगे, विशाल वृक्ष भी मिलेंगे, झाड़ियां भी मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह की वनस्पतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ पौधों में सिमहोगनी का पौधा हो गया, रबर हो गए, आर्किड हो गए। तो इस तरह की प्रजाति या पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। स्तनधारियों में बात करें तो स्तनधारी में आपको जगुआर देखने को मिलेगा, स्लॉथ देखने को मिलेगा। पक्षी की बात करेंगे तो यहाँ टोकन मिलेगा, तोते देखने को मिलेंगे। कीड़े की बात करेंगे तो तितलियां मिलेंगी, बीटल मिलेंगे देखने को। इनके अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसी के अपोजिट आर्कटिक टुंड्रा की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति की सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ वनस्पतियों में सबसे पहले तो पाई नहीं जाती, और पाई भी जाती तो क्या होती है, झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। झाड़ियां मिलेंगी, काई आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, लाइकेन देखने को मिलेंगी, और घास वनस्पतियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी आर्कटिक टुंड्रा में, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें तो आर्कटिक विलो देखने को मिलेगा वनस्पति, रेनडियर मास देखने को मिलेगा, और बियर बेरी देखने को मिलेंगी यहाँ पर वनस्पतियां। तो ये मुख्य वनस्पतियां हैं जो कि आर्कटिक टुंड्रा में पाई जाती हैं। अब जीव जंतु की बात करें तो इसमें यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु में क्या हो गए, ध्रुवी भालू हो गए हमारे, आर्कटिक लोमड़ी पाई जाती है, करिबू देखने को मिलेगा, प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, ये पक्षी मौसम के हिसाब से प्रवास करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जैव विविधता को लेकर अंतर। चलते हैं तीसरे अंतर की ओर, जो कि डिफरेंस होगा मिट्टी, सॉइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगी वह आमतौर पर कार्बनिक पदार्थों के तेजी से अपघटन और भारी वर्षा के कारण पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया कि ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का तेजी से अपघटन होता है, टूटन होता है, जिससे पोषक तत्वों की इस मिट्टी में कमी आ जाती है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें अम्लीयता के कारण, जो अम्लीयता होती है उसके कारण जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी, उनका भी नाश हो जाता है या नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी मिट्टी उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। इसके अलावा अब बात करते हैं आर्कटिक टुंड्रा की मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पर मिट्टी तो सबसे हमने पिछले देखा था कि मिट्टी जो है परमाफ्रॉस्ट जमी हुई उपमृदा के रूप में देखने को मिलती है, परमाफ्रॉस्ट के रूप में देखने को मिली, जो कि जमी हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने और 2 लेयर देखी थी, तो वो क्या जो लेयर थी वो क्या थी, मौसम के अनुसार पिघलती या जमती रहती थी, ठीक है। तो मिट्टी जो अक्सर यहाँ पे पाई जाती है वो मिट्टी अक्सर अम्लीय और पोषक तत्वों की कमी वाली होती है। तो आर्कटिक टुंड्रा में भी जो मिट्टी देखने को मिलती है वो भी अम्लीयता और पोषक तत्वों की कमी वाली होती है। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। तो डिफरेंस नंबर 4 है अनुकूलन, एडाप्टेशन को लेकर देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में देखते हैं सबसे पहले कौन से पौधे हैं जो इसके अनुसार अपने आप को ढाल चुके हैं, या किस तरह के पौधे यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो
तो जंगल की छत्र छाया के नीचे कम रोशनी के स्तर के लिए अनुकूलित, जिसमें अतिरिक्त पानी बहाने के लिए बड़ी पत्तियां और ड्रिप युक्तियां मौजूद होती हैं। तो ये जो पौधे होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन के, तो कौन से अनुकूलित होते हैं? जो कम रोशनी में अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ रोशनी तो नीचे तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये इतने ज्यादा घने होते हैं। तो जो पौधे कम रोशनी में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे वही तो पौधे वहां पर एडाप्ट हो पाएंगे, अनुकूल हो पाएंगे अपने आप को। तो इसलिए कम रोशनी में जो पौधे सर्वाइव करते हैं वो पौधे आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे। ऐसे पौधे जो पानी बहाने के लिए इनमें ड्रिप युक्तियां मौजूद होती हैं। तो वो सारे पौधे जिनमें ड्रिप युक्तियां होंगी, पानी को बहाने के लिए बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, कम रोशनी में जीवित रह सकती हैं, ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे या अनुकूल हो पाएंगे, अपने आप को ढाल पाएंगे। इसी प्रकार अगर पशु की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पशु के लिए एक जटिल ऊर्ध्वाधर संरचना के लिए अनुकूलित, जिसमें पेड़ों में रहने वाली प्रजातियां और उच्च आर्द्रता और निरंतर तापमान के लिए अनुकूलित होती हैं। और ऐसे जानवर जो उच्च आर्द्रता बर्दाश्त कर सकते हैं, निरंतर तापमान को सह सकते हैं, वो सारे पशु अनुकूल होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्कटिक टुंड्रा में। ठीक, आर्कटिक टुंड्रा में किस तरह के पौधे एडाप्ट होते हैं यहाँ पे? तो अत्यधिक ठंड और छोटे बढ़ते मौसम के लिए अनुकूलित। तो यहाँ पर जो पौधे अत्यधिक ठंड को सहन कर सकते हैं, जो मौसम होता है वहाँ पे घटता बढ़ता है, तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वो सारे पौधे यहाँ पे अडाप्ट कर पाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी अनुकूल अडाप्ट हो चुके हैं, उनमें क्या होती है, वो कम वृद्धि वाले रूप और गर्मी और पानी के संरक्षण वाले तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पौधे पाए जाते हैं उनमें गर्मी को संरक्षित करने का तंत्र होते हैं, गर्मी को संरक्षित करना, पानी का संरक्षण करना, ऐसे पौधे यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा में सर्वाइव कर पाते हैं या अपने आप को ढाल पाते हैं। पशुओं की बात करें तो यहाँ पर कठोर परिस्थितियों से निपटने के लिए मोटे फर या वसा की परतों और हाइबरनेट करने वाले जानवर यहाँ के लिए अनुकूल होते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया कि ये जो आर्कटिक टुंड्रा यहाँ की जो परिस्थिति है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कठोर होती है। तो यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं, मोटे फर आपको देखने को मिलेंगे। मोटे फर होंगे तो क्या होंगे, वो सर्दी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो जानवर होंगे उनमें मोटा फर देखने को मिलेगा या वसा की मोटी परतें देखने को मिलती हैं। और एक और इसमें एक और क्वालिटी होती है ऐसे हार्श कंडीशंस निपटने के लिए कि ये हाइबरनेट करते हैं, यानी कि सो जाते हैं। ठीक है, 6-6 महीने 3-3 महीने के लिए हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पाए जाने पशुओं में कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रवासी व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, यानी कि जब ज्यादा मौसम खराब हो गया, जब मौसम ज्यादा हार्श हो गया, सर्दियां आ गई, तो ये जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, उस स्थान से चले जाते हैं किसी और स्थान पे जहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल हो, नॉर्मल हो। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर पौधे और पशु अपने आप को अनुकूल बना पाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा में। तो ये था हमारा चौथा डिफरेंस जो था एडाप्टेशन को लेकर। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर, जो कि है डिफरेंस नंबर 5, जो कि है मानवीय प्रभाव, ह्यूमन इम्पैक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मानव इम्पैक्ट इन दोनों वायु में किस प्रकार से पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर ह्यूमन इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कृषि के लिए मानव क्या करता है, वनों की कटाई करता है, उससे क्या होता है, इन वनों को नुकसान पहुंचता है, जैव विविधता की हानि होती है। ठीक है, तो कृषि के कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वनों की कटाई होती है, जैव विविधता की हानि होती है। और दूसरा भी मानवीय जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन को लेकर है। मानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हानि देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मानवीय प्रभाव। इसी तरह आर्कटिक टुंड्रा में देखते हैं, तो आर्कटिक टुंड्रा में जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। तो जलवायु परिवर्तन जो जिसके लिए कौन जिम्मेदार है, काफी हद तक ह्यूमन, ठीक है ना, मानव जिम्मेदार है। उससे क्या होता है, जो परमाफ्रॉस्ट परत जो कि जमी रहती है वो क्या होती है, पिघलने लगती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसके अलावा मानव जो तेल और गैस की खोज के लिए यहाँ पर कई तरह की प्रक्रिया या कई तरह की रिसर्च करता रहता है, उससे भी क्या होता है, इस पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। और जो यहाँ के स्वदेशी समुदाय हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं मानवीय प्रभावों के कारण। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां डिफरेंस, मानवीय प्रभाव, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा पर पड़ता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 5 ऐसे डिफरेंसेस को देखा जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा को लेकर थे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आपको ये पता चला होगा
कि ये जो दोनों पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और आर्कटिक टुंड्रा, दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारी पृथ्वी की पारिस्थितिक विविधता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो बायोम है, पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और आर्कटिक टुंड्रा के बीच में मेन डिफरेंसेस को जाना। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और दो टॉपिक को लेकर, जिनको हम आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों को बीच में डिफरेंस को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।